चलो, अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको वो टॉपिक सिखाने जा रहे हैं जो आपको आगे तक काम आएगा। एमबीबीएस एमएस कहीं पे भी करना है, कंसेप्ट हमेशा काम आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी इसमें क्या है, कुछ चीजें हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, लेकिन हकीकत बाद में आपको कुछ और ही पता चलेगा, मतलब कि थोड़ा डे का फ्लक्चुएशन है। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी को ही मान के चलेंगे, ठीक है। हकीकत भी बताऊंगा और एनसीईआरटी वाली भी बताऊंगा, ठीक है। समझो क्या है। जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड। वो कंसेप्ट हम अभी ही बता रहे हैं, अगले चैप्टर में नहीं बताएंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम अभी ही कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या है, देखो एक बात बताओ, हमने क्या कहा कि अगर 14 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद हमने तो आगे ये मान के पढ़ लिया ना, मैंने साइकिल की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ है फीमेल को। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर जहां पे सेकेंडरी उस साइड पहुंचा एम्पुला में, अगर वहां स्पर्म आ जाता तो क्या हो जाता, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है ना, तो कॉर्पस लुटियम ना 23 तारीख के बाद टूटता नहीं, डीजेनरेट नहीं होता। वो कॉर्पस लुटियम अगले 9 महीने तक मेंटेन रहता। कौन करता, वो सब बता दूंगा अभी। अगले 9 महीने तक मेंटेन रहता, और वो कॉर्पस लुटियम नहीं टूटता, 9 महीने तक मेंटेन रहता, तो प्रोजेस्टेरॉन भी 9 महीने तक आता, और तब प्रेगनेंसी 9 महीने तक रहता। और पता है, तब ने उसको 9 महीने तक ब्लीडिंग नहीं आता, 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही नहीं। इसका मतलब अभी तक जो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, आपने ये मान के पढ़ लिया कि प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तभी आपने साइकिल पूरा पढ़ पाया, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाते साइकिल पूरा, ठीक है। यानी कि ये ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहा जिसमें कि क्वार्टस तो हुआ होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब ना आपने पूरा साइकिल पढ़ लिया, नहीं तो आप 23 तारीख के बाद वाला साइकिल पढ़ ही नहीं पाते, प्रेगनेंसी नहीं होता, सॉरी ब्लीडिंग ही नहीं होता, ठीक है। तो बात यहाँ ये है कि सर इससे सेफ पीरियड रिस्क पीरियड का क्या लेना देना है, लेना देना है। देखो, सेफ पीरियड क्या होता है पहले समझो, रिस्क पीरियड क्या होता है पहले समझो। देखो, रिस्क पीरियड का मतलब क्या, ऐसा ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऐसा डे जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर क्वार्टस किया जाए तो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, उसको बोलते हैं रिस्क पीरियड, मतलब रिस्क है यहाँ प्रेगनेंसी का, ये वो। सेफ पीरियड क्या है, रिस्क पीरियड को छोड़ के बाकी टाइम सेफ पीरियड, यानी कि ऐसा समय, उस 28 दिनों में ऐसा समय जिस दौरान अगर क्वार्टस किया जाए तो उस दौरान किसी भी प्रकार के प्रेगनेंसी कंसीव होने की संभावना नहीं है, उसको बोलते हैं सेफ पीरियड। संभावना नहीं है दैट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं होना है, वो है सेफ पीरियड। तो सर ये निकालते कैसे हैं और समझाते। हमने आपको क्या बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियली 28 दिनों का मानते हैं, 29 दिनों का मानते हैं, दोनों मानते हैं, एनसीईआरटी भी दोनों मानती है। अभी मैं आपको सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड निकालना सिखा देता हूँ फिर से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है, ये है मेल गेमिट स्पर्म, ठीक है। ये क्या है, ये है फीमेल गेमिट ओवम। ओवम मत बोलो, इसको सेकेंडरी साइड बोलो, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये क्या है, स्पर्म, ठीक है। और इसको बोलो सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, ठीक है। ओवम नहीं, क्योंकि ओवम मैंने बोला था, ओवम मियोसिस टू कंप्लीट होने के बाद बनता है, याद है। और मियोसिस टू कंप्लीट होता है स्पर्म के आने के बाद, जब तक स्पर्म टच नहीं करेगा तब तक ओवम नहीं बनता। तो सेकेंडरी साइड है, ये भी अपलॉइड है और ये भी अपलॉइड है, ठीक है। अब पता है, जब तक ये दोनों पास पास नहीं मिलेंगे एट अ टाइम, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। बोलो बात सही है कि नहीं। और दोनों के केवल साथ साथ मिलने से नहीं होगा, दोनों को जिंदा रहना भी जरूरी है, स्पर्म भी लाइव हो और सेकंड टू साइड भी लाइव हो। और केवल जिंदा रहने से नहीं होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी होना चाहिए, तब जाके प्रेगनेंसी कंसीव होगा। ये सर, अब देखो हकीकत में आपको बताता हूँ, जब स्पर्म मेल बॉडी से निकल जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर चला जाए, तब इन्वायरमेंट में आ जाए तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फीमेल बॉडी से निकल के, सॉरी मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी के अंदर चला जाए, तो लिटरली ये स्पर्म जिंदा तो 4 दिनों तक रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके पास फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी 48 घंटा ही होता है, कितना, 48 घंटा। और सेकेंडरी साइड जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 24 घंटा बाद तक ही उसके पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होता है। ये आप पढ़ोगे आगे मेडिकल साइंस। लेकिन अगर आप इस डाटा को अभी मान के चलोगे तो आपका न्यूमेरिकल भी गलत होगा और आप उलझे रह जाओगे मेडिकल में, नीट में।
तो अब आपको मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपकी एनसीईआरटी ये बताती है, कहाँ बताती है मैं आपको ये भी बता दूंगा, पेज नंबर भी बता दूंगा। आपकी एनसीईआरटी मानती है कि स्पर्म जिस दिन मेल बॉडी से निकला उसके अगले 4 दिन तक ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी रखता है और जिंदा भी रहता है। इतना 4 days आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। 4 दिन तक ये जिंदा भी रहेगा और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी रखेगा। हकीकत ये है कि जिंदा तो ये 4 दिन रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी 2 ही दिन रहता है। लेकिन छोड़ो यार, आप तो 4 ही दिन मानो, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आओ सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड को आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ये ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक, यानी कि 48 घंटा तक ये जिंदा भी रहता है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी रखता है। लेकिन हकीकत ये है कि इसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी 24 घंटा ही रहता है, भले जिंदा 2 दिन रहता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी जितने दिन जिंदा का डे है उसको फर्टिलाइजेशन का मतलब कि फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी का भी डे मान ले रहा है। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, चलो हटाओ। यानी कि अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन स्पर्म फीमेल बॉडी में आया उसके 4 दिन बाद तक वो जिंदा रह सकता है मैक्सिमम। उस 4 दिन में अगर उसको सेकेंडरी साइट कभी भी मिला तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सामने सामने मिल जाए बस। और सेकेंडरी साइट जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 2 दिन बाद तक अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, नब नहीं करेगी। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ठीक है 4 दिन जिंदा रहता है, ये 2 दिन जिंदा रहता है, लेकिन दोनों का फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब दोनों एट अ टाइम एक ही जगह आकर मिले, और वो जगह है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, वही तो फर्टिलाइजेशन का जगह है। तो कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी, अगर आप चाहते हो रिस्क पीरियड, तो इन दोनों का फ्यूजन एट अ टाइम। अब इस इन दोनों का फ्यूजन एट अ टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी संभावनाएं क्या है। तो हम क्या करेंगे ना, संभावनाएं तो बहुत सारी है, हम क्या करेंगे एक एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम की संभावनाओं को लेकर एक रेंज बताएंगे, और वही होगा रिस्क पीरियड। क्योंकि अगर ये एक एक्सट्रीम है और ये दूसरा एक्सट्रीम है तो उसके बीच की तो सारी संभावनाएं रिस्क पीरियड ही होगी ना। ये एक किनारे एक किनारा, और मैं कह रहा हूँ कि इस किनारे से इस किनारे के बीच में प्रेगनेंसी होने की संभावना, ये किनारा पे भी हो सकता है प्रेगनेंसी और इस किनारे पे भी हो सकता है, तो इसके बीच में भी हो ही सकता है। और इस किनारे के उधर और इस किनारे के इधर प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, मतलब वो सेफ पीरियड होगा। चलिए पहले आप बोलो कि ये बातें आपको याद रह जाएगी, आप ये चीज छोड़ दो, ये आप मेडिकल साइंस में पढ़ना आगे। नीट का सवाल आपका इससे बनेगा कि स्पर्म मेल बॉडी से निकलने के 4 दिन बाद तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और सेकेंडरी साइड ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अब इस बातों को लेते हुए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड। देखो मैं आपके सामने 28 दिनों का एक साइकिल बना रहा हूँ, 28 दिनों का, ध्यान से समझते चलना। ये क्या 28 दिनों का एक साइकिल है, ठीक है, 28 दिनों का एक साइकिल है। लो अब मैं इसमें 28 दिनों का इसमें डाटा बना दूं। पहला डे 1 2 3 4 5, तो बताओ कौन सा फेज हो गया, 1 2 3 4 5, बोलो रे भाई कौन सा फेज हो गया, जल्दी बोलो कौन सा फेज, मेंसेस फेज, मतलब ब्लीडिंग फेज हो गया ये, ठीक है, ये हो गया ब्लीडिंग फेज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, और थोड़ा आगे लेना चाहिए था यार, रुक जाइए, 5 हो गया है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, लो लिख देते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, अरे वहां घाट पर है 13, कौन उसका दो बिल, उसको कुछ लिख के दिया है, लिख के दिया है, वो लिख के दिया होगा टाइल्स वाला, खाली कागज लेना लो। हाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये कौन सा फेज हुआ अतीक, प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, हाँ प्री ओव्यूलेटरी फेज दिया हो कागज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, 14 तारीख को क्या हो जाएगा ओव्यूलेशन, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन मान लेंगे हम, ठीक है, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मान लो साइकिल यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, लो तो लिख देते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। अभी 29 को रहने दो, अभी बता देंगे 29 का चक्कर क्या है। ठीक है, चलो ये कौन सा फेज हो गया बताओ? पोस्ट ओव्युलेटरी डे, पोस्ट ओव्युलेटरी फेज, पोस्ट ओव्युलेटरी फेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है ओव्यूलेशन। 14th डे को ही होता है, हालांकि ओव्यूलेशन यहाँ पे मानो ना, ये ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन डे। शॉर्ट में बोलेंगे ओडी, इसको बोलेंगे शॉर्ट में ओडी, ओव्यूलेशन डे। ठीक है, अब समझना कंसेप्ट। हम कहते हैं ना कि स्पर्म जब आएगा तो 4 दिन तक जिंदा रहेगा। देखो बात बताओ, आज ओव्यूलेशन हुआ, हम आइडियली क्या मान रहे हैं? 28 दिनों का साइकिल, फिर 29 दिन का भी मानेंगे, अभी रुक जाओ। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि पोस्ट ओव्यूलेटरी डे 14 दिन का फिक्स होता है, बोला था? बोलो, ये 14 डे का फिक्स होता है, बोला था ना? क्यों होता है अभी बताऊंगा कारण। ठीक है, तो अगर 14 दिन का फिक्स होता है तो इसी दिन हुआ ओव्यूलेशन, इसी दिन हुआ ओव्यूलेशन, और इसके 14 दिन के बाद फिर से नया साइकिल स्टार्ट होगा। ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद नया साइकिल स्टार्ट होना ही होना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आज ओव्यूलेशन हुआ तो एग रिलीज हो गया सेकेंडरी साइट के स्टेज में। तो बताओ रीवा, वो एग रिलीज होने के किस डे तक जिंदा रह सकता है? 14 तारीख को रिलीज सर हुआ। 2 दिन तक। हाँ तो डे बताओ, तारीख तारीख। 16 तक। 16 तक, 16 यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं हम 16 में। ठीक है, 16 तक एग के जिंदा रहने की संभावना है। तो मुझे बताओ, अगर 14 को स्पर्म आया, क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बोलो, होगा। 15 को आया, होगा। 16 को, होगा। 17 को आया तो नहीं। नहीं होगा। तो एक्सट्रीम क्या है इधर? 16। चलो, दिस इज एक्सट्रीम, इधर का एक्सट्रीम ये 16 है। ठीक है, चलो अब हम कह रहे हैं कि जिस दिन एग आया है, जिस दिन एग आया है, हम तो अभी उस दिन से स्पर्म के आने की संभावना देख रहे थे। हम कहते हैं एग आज आया है सेकेंडरी साइड, लेकिन अगर मानो अति कि 13 को स्पर्म आ गया है, 13 को स्पर्म आ गया है, तो क्या 14 को ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। 13 को आया तो अभी तो एक ही दिन स्पर्म का हुआ। चलो 12 को आया तो फिर भी होगा। 2 ही दिन हुआ स्पर्म का। अभी 11 को आया तो होगा। तो भी होगा, अभी 3 ही दिन हुआ स्पर्म का। तो 10 को आया है तो होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा बताओ, 9 को आया है तो नहीं होगा। नहीं, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी चली गई और स्पर्म मर भी चुका होगा। यानी कि इधर का एक्सट्रीम क्या है? 10 है। इधर का एक्सट्रीम क्या है? 10 है। अब मुझे बताओ, ये जो आप ड्यूरेशन देख रहे हो, कम से कम 10th डे से लेकर 16th डे, यही क्या है? रिस्क पीरियड है। समझ में आया कैसे निकालता है रिस्क पीरियड? यही क्या है? रिस्क पीरियड है। अब देखो, यहाँ से मैं आपको एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ रिस्क पीरियड निकालने का। बता दूं थ्योरेटिकल फॉर्मूला? देखो, अगर आपको रिस्क पीरियड निकालना है ना, तो आप किसी से भी पूछो कि उसका ओव्यूलेशन डे क्या है। अब बोलोगे सर ओव्यूलेशन डे कैसे निकालेंगे? तो पहले सुनो, ओव्यूलेशन डे का मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ। ओव्यूलेशन डे का फॉर्मूला इसलिए हम लोग थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी डे फिक्स होता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ ओव्यूलेशन डे निकालना है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन ले लो -14 कर दो। बोलो क्यों? अरे भैया, टोटल साइकिल अगर मान लो 28 दिनों का है, -14 करो, तो बताओ ओव्यूलेशन 14 को हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो कि टोटल में साइकिल 35 दिन का हो गया, कोई बात नहीं है, -14 करो ना यार, पोस्ट ओव्यूलेटरी डे फिक्स होता है ना। -14 करो, ओव्यूलेशन डे आ जाएगा। पहले बोलो, ओव्यूलेशन डे निकालने आया थ्योरेटिकली? बोलो, ओव्यूलेशन डे निकालने आया रिभा? यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ओव्यूलेशन डे हम लोग नेक्स्ट साइकिल का नहीं निकालते, प्रीवियस साइकिल का निकालते। क्योंकि जब आपने 28 बोला है ना,
तो आपने 28 गिना होगा लास्ट मंथ, यानी कि ब्लीडिंग से लेके ब्लीडिंग तक को देखा होगा आपने, 28 दिनों का है। तब ना ये जो आप बता रहे हो कि ये ओडी 14 तारीख को आया था, या पिछले साइकिल का बता रहे हो? तो सर क्या नेक्स्ट साइकिल का नहीं बता सकते? नेक्स्ट साइकिल का बिना देखे कोई नहीं बता सकता, वो प्रैक्टिकली ही हो पाएगा। हाँ थ्योरेटिकल आप बोल सकते हो, अनुमानित आप बोल सकते हो, आइडियली आप बात कर सकते हो नेक्स्ट साइकिल का भी, लेकिन प्रैक्टिकली तो पिछले ही साइकिल का हो सकता है। ये 14th डे ओडी, ये तो प्रैक्टिकली पिछले ही साइकिल का हो सकता है। हाँ थ्योरेटिकली अगले साइकिल का भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो ओडी निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ड्यूरेशन है, -14, ठीक है। अब अगर आपको रिस्क पीरियड निकालना है तो पता है क्या करो, रिस्क पीरियड निकालने के लिए आप क्या करो, रिस्क पीरियड -4 करो और +2 करो, इधर में -4 इधर में +2, मतलब कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है ओडी -4 और +2, ये रिस्क पीरियड होगा। अब लोगों ने पल्ले नहीं पड़ा, पड़ जाएगा, रुको ना। हम कह रहे हैं कि 14th को क्या हुआ ओव्यूलेशन, 14th डे को क्या हुआ ओव्यूलेशन, -4 करो तो 13, 12, 11, 10। अब बोलो -4 क्यों किए, समझ में आया? अगर 4 दिन पहले भी स्पर्म आया है तो ओव्यूलेशन का दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया -4 क्यों किए? +2 करो तो +2 15 और 16, क्यों किया +2? जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसका 2 दिन बाद भी अगर स्पर्म आया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब समझ में आया? रिस्क पीरियड निकालने के लिए सिंपल फंडा, ओडी -4 +2 रिस्क पीरियड है, बाकी समय सेफ पीरियड है। यानी कि इधर 1th डे से लेकर 9th डे तक ये भी सेफ पीरियड है, और इधर 17 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये भी सेफ पीरियड है। बोलो फंडा समझ में आया? सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड का फंडा क्या है? बोलो बोलो। अभी तक जो हमने साइकिल पढ़ा है कितने दिनों का मान के पढ़ा है? 28 या 29 सॉरी 28 दिनों का मान के पढ़ा है। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी कहाँ ऐसा बोलती है कि मैंने साइकिल 29 दिन का होता है? बोलती है अगले चैप्टर में। कैसे? तो सुनना। बताओ अभी हम लोगों ने साइकिल को 28 माना है, तो हमारा रिस्क पीरियड क्या है? 10वें से लेके 16वें दिन आया है ना। लेकिन आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेकंड पेज पे देखना, चैप्टर में सेकंड पेज पे देखना, रिस्क पीरियड एनसीईआरटी ने बताया है 10वें से लेके 17वें दिन। सत्रहवें दिन कैसे होगा? बोलो। गलत नहीं है, वो सही है। तो मैंने बोला ना एनसीईआरटी ने 29 को भी मान लिया, 28 को भी मान लिया आइडियल। अब बोलो अगर हम साइकिल 29 दिन का मान लें तो बताओ रिवा ओव्यूलेशन डे क्या होगा? 15 डे को 15th डे ओडी होगा, 15th डे ओडी होगा। और रिस्क पीरियड क्या होगा? 11 और इधर 17। 11 से लेकर 17 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 11 से लेकर 17 होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर हम 28 दिनों का साइकिल माने थे तो मेरा मिनिमा 10 आया था। अगर हम 29 दिनों को भी आइडियल मान लें तो मेरा मैक्सिमा 17 आ रहा है। तो पता है एनसीईआरटी ने क्या किया, ये जो 10 से 17 लिखा है ना, उसने मिनिमा ले लिया 28 दिनों को साइकिल मानते हुए, समझना ध्यान से, और मैक्सिमा ले लिया 29 दिनों को साइकिल मानते हुए। तो बोलो ये डाटा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि साइकिल आइडियल 28 दिनों का भी हो सकता है और 29 दिनों का भी हो सकता है? बोलो, अरे बोलो। ये डाटा ही बोल रहा है कि मैं एनसीईआरटी हूं और मैं मिनिमा 28 दिनों का साइकिल का ले रहा हूं और मैं मैक्सिमा 29 दिनों का साइकिल का ले रहा हूं। अब देखो इसी के बीच में आ रहा है वो सारा डाटा, यानी कि 10 से 17 दिन तो एनसीईआरटी ने रिस्क पीरियड लिखा अगले चैप्टर में, यही ये बात साबित कर दे रहा है कि 28 दिन भी आइडियल माना जा सकता है, 29 दिन। फिर मैंने कहा कि भाई दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? 28 दिन।
और तब रिस्क पीरियड बताना 10 से 16वें दिन। अच्छा, जब तक कि आपसे कोई बोले नहीं कि साइकिल कितने दिनों का है, तब तक आप रिस्क पीरियड 10 से 17 दिन ही बताना जो एनसीईआरटी में रिटर्न है। जब तक ये ना बोले साइकिल कितने दिनों का है, क्योंकि तब तो आपको दोनों दिन मानना है ना, 28 दिन भी मानना है, 29 दिन भी मानना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने माना है आपका। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अगर ये लिख दे क्वेश्चन में कि नहीं साइकिल आइडियली 28 दिनों का है, तब आंसर 10 से 16 ही होगा। और अगर लिख दे कि साइकिल 29 दिनों का है, तब आंसर 11 से 17 ही होगा, ध्यान रखना। और अगर डाटा नहीं लिखा है, बस ये बोला है रिस्क पीरियड बताइए, तो आंसर 10 से 17 होगा। अब रिस्क पीरियड निकालिए तो सेफ पीरियड निकालना भाई सिंपल है भाई, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। 10 से 17 अगर रिस्क है तो उसके पहले और बाद का सब सेफ है। 10 से 16 अगर रिस्क तो उसके पहले और बाद का सब सेफ है। 11 से 17 अगर रिस्क उसके पहले और बाद का सब सेफ है। सिंपल सी बात है। बोलो रिस्क पीरियड सेफ पीरियड समझ में आया क्या होता है? बोलो, अगर फंडा समझ में आएगा तब आपके अभी सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। अतिक कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। वाह, नो सर। चलो, अब अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पोस्ट अबिलिटी डे 14 दिन का फिक्स होता है। क्या बोला था? पोस्ट अबिलिटी डे 14 दिन का फिक्स होता है। आपने अभी मैंने आपको बोला था कि ऐसा होता है, इसका कारण बताऊंगा, आपने पूछा भी नहीं। चलो मैं ये बता देता हूँ, पता क्यों होता है? चलो, इसको बताने से पहले मैं कह रहा हूँ कि प्री अबिलिटी डे वेरिएबल होता है। प्री अबिलिटी डे वेरिएबल होता है और पोस्ट अबिलिटी डे फिक्स होता है। अब बोलोगे इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझने की बात, हार्मोन आने में देर हो सकता है या हार्मोन आने में जल्दी हो सकता है, लेकिन हार्मोन जाने में ना तो देर होता है और ना ही जल्दी होता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? किसी भी हार्मोन्स के आने में देर हो सकता है या आने में जल्दी हो सकता है, लेकिन किसी भी हार्मोन्स के जाने में ना तो देर होता है ना तो जल्दी होता है, उसका टाइम फिक्स होता है। होशियार बच्चे समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ओवुलेशन डे तक जो पहुंचा है मामला, ये मामला GnRH के वजह से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? बोलो बोलो, FSH LH की वजह से मामला वहां तक पहुंचा है कि नहीं ओवुलेशन डे तक? मान लो फीमेल इस मंथ डिप्रेशन का शिकार है, GnRH स्लो आएगा। पता चला कि 11 तारीख तक सेकेंडरी फॉलिकल बना के तैयार कर देना था, 13 को टर्सरी फॉलिकल बना के तैयार कर देना था, जबकि अर्ली टर्सरी से टर्सरी ग्रेफिन फॉलिकल बना देना था 13 तारीख को। पता चला GnRH स्लो 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 आ रहा है। 17 तारीख तक तो GnRH इतना आया कि 17 तारीख को हुआ ओव्यूलेशन। कोई बात नहीं, आगे 14 दिन के बाद जो FSH और LH आया है वो खत्म होगा, क्योंकि जो FSH LH पीक पे गया उसको खत्म होने में 14 दिन लगेगा ही लगेगा, ना तो 15 ना तो 13, फिक्स है। क्योंकि हार्मोन के खत्म होने में यहाँ पॉजिटिव फीडबैक नहीं लग रहा है, यहाँ निगेटिव फीडबैक लग रहा है। लेकिन हार्मोन के आने में पॉजिटिव फीडबैक लगा था, याद करो, ये इसका पीक जाने में एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक लगा था। तो आने में हो सकता है जल्दी भी। अच्छा, फीमेल इसमें बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई है, या कोई ऐसा केमिकल्स बॉडी में एंटर किया है जो एंटी डिप्रेसेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा उसका GnRH का सिक्रेशन बढ़ गया। अब इतना जल्दी GnRH आया ना कि मान लो कि सेकेंडरी फॉलिकल बनना था 10वें तारीख को, पता चला 7वें तारीख को सेकेंडरी फॉलिकल बनकर तैयार, इतना GnRH आ गया। समझ में? अब अगर 7वें तारीख को सेकेंडरी फॉलिकल बन गया तो ऑस्ट्रेलिया तो 7वें तारीख को अपना पीक पकड़ लेगा ना, 7-8 तारीख को तो पीक पकड़ लेगा। अब पता चला कि 10 तारीख को अर्ली टर्सरी और 11 तारीख को ग्रेफिन फॉलिकल बने के तैयार, और पता चला 12 तारीख को ओवुलेशन किया। समझ में? यानी कि हार्मोन के आने में जल्दी या लेट हो सकता है। कौन हार्मोन है? FSH LH की बात चल रही है, लेकिन हार्मोन का जाने का डे फिक्स है, 14 दिन लगेगा ही लगेगा। बोलो फंडा समझ, ये बात को आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। फंडा समझ में आया? पोस्ट अबिलिटी डे फिक्स क्यों होता है समझ में आया? तो आपको तो इतना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों फिक्स होता है।
तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो आपने जितना चीज पढ़ा, ओडी, रिस्क पीरियड, सेफ पीरियड, तब तो आपको लगेगा सर ये सब तो बकवास है। हाँ, लिटरली सब बकवास है, पढ़ते हैं लेकिन थ्योरेटिकली तो सही लगता है ना, प्रैक्टिकली तो सब बकवास है। क्यों? सुनना ध्यान से, यहाँ बायोलॉजी चल रहा है, गणित नहीं चल रहा है। यहाँ कैलेंडर पे डेट लिखा नहीं जा रहा है, ये तो भाई एक अनुमानित डे है, ये कोई फिक्स थोड़ी है, गणित थोड़ी है कि फिक्स रहेगा, ये तो हॉर्मोन्स है। इस महीने डिप्रेशन बोल के आने वाला है क्या, या इस महीने एक्साइटमेंट बोल के आने वाला है क्या? कल आपकी जिंदगी में क्या होगा आपको पता भी है? आज शाम में एक्सीडेंट हो जाएगा, कल आप डिप्रेशन में रहोगे। आज 1 करोड़ रुपया पालोगे, कल आप एक्साइटमेंट में रहोगे। गणित थोड़े है कि 1 तारीख को पेमेंट उठाएंगे, यहाँ बायोलॉजी चल रहा है, ये तो हार्मोन्स का खेल है। तो यहाँ फिक्स नहीं है कब क्या होगा, और जब फिक्स नहीं है कि हार्मोन कब आएगा, कितना आएगा, तो बताओ प्री ओव्यूलेटरी डेट तो फिक्स है नहीं, भले पोस्ट फिक्स हो। तो अब समझना, एक देसी डायलॉग सुनो, हम जिस रिस्क पीरियड को रिस्की मान रहे हैं और जिस सेफ पीरियड को सेफ मान रहे हैं, वो उतना रिस्की और उतना सेफ नहीं है। अब सुनो डायलॉग, रिस्क पीरियड में कोई रिस्क नहीं होता और सेफ पीरियड सेफ नहीं होता। फिर बोल रहा हूं, जैसे आप सेफ पीरियड देख रहे हो और ये सेफ पीरियड देख रहे हो, ये थ्योरेटिकली आपको लग रहा होगा सेफ पीरियड सेफ नहीं होता और रिस्क पीरियड में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं होता। पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा? और ओव्यूलेशन का डे फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्मोन कितना जल्दी आएगा और कितना लेट आएगा ये फिक्स नहीं होता। ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेटस पर डिपेंड करता है। बोलो, जब हार्मोन के आने का ही समय फिक्स नहीं है तो ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं है, और ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं है तो मैंने क्या बोला, सेफ पीरियड में सेफ पीरियड सेफ नहीं होता। मान लो कि 12 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया, तो अगर 12 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया, 1 2 3 4, 8 तारीख को भी अगर स्पर्म आया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, आप तो 9 और 8 तारीख को सेफ मान के बैठ रहे थे ना, सेफ कहाँ हो, तो रिस्की हो गया ना। अरे बोलो, सही है कि नहीं? चलो, उसके बाद आप देख लो, 12 हुआ, 1 2 3 4 16, सॉरी 14 14, 14 के बाद यानी कि 15 16 17, ये सब सब क्या है, सेफ है। तो आप तो 15 16 को रिस्की मान रहे थे। बोलो, सेफ पीरियड सेफ नहीं होता और रिस्क पीरियड में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं होता। तो बोलोगे सर ये सब पढ़ा क्यों उड़े हो? अरे सब आइडियल पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब तक आइडियल नहीं पढ़ेंगे ना तब तक प्रैक्टिकल नहीं पढ़ पाओगे। थ्योरेटिकल पढ़ोगे तब ना प्रैक्टिकल समझ में आएगा जी। हाँ, आइडियल मानते हैं, अच्छा चलो मान लो, हम मान के चलते हैं कि इस महीने फीमेल की जिंदगी में कोई ऐसा उतार चढ़ाव नहीं आया, ना तो उसको एक्साइटमेंट हुआ ना ही डिप्रेशन हुआ, तब तो भाई ठीक है यार, 28 29 दिन का ही साइकिल होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? और अगर 28 29 दिन का साइकिल होगा तब तो सही है भाई, रिस्क पीरियड को रिस्की मानो और सेफ पीरियड को सेफ मानो, तब तो बिल्कुल सही चल रहा है। बोलो, सही बात है कि नहीं? इसीलिए पढ़ाई करते हैं, रिस्क पीरियड सेफ पीरियड, इसलिए कंसेप्ट सिखाया जाता है। आई थिंक रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड के बारे में इतना भाषण देना काफी है आई थिंक। बोलो, पल्ले पड़ गया? अब कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। बोलो, कोई कंसेप्ट इसमें अगर डाउट हो तो बोलो, खोल खोल के समझा दिए सब बात। अतीक कोई डाउट है? नो सर। रिभा कोई डाउट है? नो सर। चलो, अगर डाउट नहीं तो क्वेश्चन बना दो, हम समझ जाएंगे कि समझ चुके हो। दमादम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? चलो आ जाओ, एकदम पहले लो लेवल का क्वेश्चन करेंगे, नीट लेवल का, ठीक है, इस सब लेवल का क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये रहा क्वेश्चन, नीचे आपको दिख रहा होगा। चलो फटाफट बताना, रफ ले लो, एक रफ पेपर ले लो और एक पेन ले लो बगल में, जल्दी से रफ पेपर ले लो और पेन ले लो। ले लिए? चलो, बोला गया है कि एक फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 34 दिन का, ओव्यूलेशन डे बताओ, जल्दी बताओ। 34 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन डे बताओ। कितना आया? 20। कितना आया?
भाई इतना देर लगेगा निकालने में क्या? 20th डे। भाई सिंपल है, 34 माइनस 14 ओबलेसन डे आ जाएगा, 20 डे आ जाएगा, 20 डे ओबलेसन डे पूछा गया है। क्या हुआ रिबा, नहीं आ रहा आंसर? आ गया। तो बोलना आंसर आएगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 दिन का है, ओवुलेशन डे बताओ, मतलब कि सेकंड डे उस साइड किस दिन रिलीज होगा, वही ओवुलेशन डे पूछ रहा है। 6th डे। तुम्हारा कितना आया? 60 डे है। बस अगला देखो, ये सब बच्चा वाला न्यूमेरिकल है, यही पूछा जाता है आपके नीट में। चलो नेक्स्ट। यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 33 दिन का है, हाँ अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का, तो उसका रिस्क पीरियड बताइए। बताओ आराम से, सही बताना। 33 दिन का है तो पता है इस क्वेश्चन को आपको 2 स्टेप में करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप ओवुलेशन डे निकालिए, फिर -4 +4, -4 और +2 कीजिए, रिस्क पीरियड आ जाएगा। सर 15 और 21। 15 और 21 कुछ नहीं होता है, रेंज होता है रिस्क पीरियड। 15th डे से 21st डे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, पहले ओडी निकालोगे। ओडी कैसे निकालोगे, 33 माइनस 14 कितना आया, कितना आया? 19। 19। ठीक है, -4 करो 15, अब +2 करो 21, 15 से लेके 21 दिन उसका रिस्क पीरियड हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में सेफ पीरियड पूछ लेते तो क्या बोलते, 1 से लेके 14 डे और 22 से लेके 33 डे। 28 मत बोल देना, 22 से 33। एक मिनट जाओ, हाँ सेफ पीरियड है ना, हाँ 22 से 33 डे। बोलो पल्ले पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 दिन का है, रिस्क पीरियड बताइए। जल्दी, रिस्क पीरियड। 2 से 8। 2 से 8। देख लेते हैं निकाल के, 20 माइनस 14 कितना आया, 6 -4 2 8, हाँ 2 से 8। सिंपल है, फटा। ये तो बच्चा वाला न्यूमेरिकल है, नीट लेवल का है सब, नीट और एम्स लेवल का। ये निकालो। इफ अ फीमेल, अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है तो रिस्क पीरियड बताइए, रिस्क पीरियड। 17 से 23। 35 माइनस 14 कितना आया, 21। हाँ 17 से 23। ठीक है, सिंपल है सब, ठीक है ना। चलो अब करते हैं थोड़ा सा आईटी लेवल का क्वेश्चन, करें करें। भाई ये अभी जो अभी आपको जो क्वेश्चन करवाया ना, ये क्वेश्चन आता है आपके नीट में। अब इससे ऊपर आपको आगे काम आएगा मेडिकल साइंस में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, गौर से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो गौर से। बोला गया है कि एक फीमेल है जो वर्जिन फीमेल है। मैंने इस वर्ड का मतलब पहले भी समझाया है, मैंने कहा था जब पढ़ा रहा था फीमेल प्रोटेक्टिव सिस्टम, बोला था वर्जिनिटी का मतलब होता है अ फीमेल हैव सेक्स और नॉट, मतलब कि उसने अब तक कोई टेस्ट किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो वो वर्जिन है, और अगर किया है तो वर्जिन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन वाला खुद बोला है कि अ 30 ईयर वर्जिन फीमेल, यानी कि एक 30 साल की वर्जिन फीमेल, उसने प्यूबर्टी अटेंड किया था 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में कर लिया था। उसने अब तक कितने सेकेंडरी oocyte रिलीज किए हैं, और ऑप्शन आपके सामने है, 240, 195, ओवा ऑप्शन 400 में। और 0। चलो उसने अब तक कितने, क्वेश्चन में सेकेंडरी oocyte नहीं है। हाँ ओवा बोला है, ऑप्शन आपके सामने है। 4th। रिभा 4th ही होगा। 4th ही होगा, क्यों? क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवा बन ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, फीमेल जब शादी नहीं की तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, क्वेटे से नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, आंसर 0। यहाँ तक सबको सिंपल था। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब एग्जामिनर के मन को आंकते हैं। कई बार क्या होता है ना,
सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ओवा ही लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में जीरो नहीं रहेगा। अगले यानी कि ओवा लिख के ऑप्शन में जीरो ना दे दे। देखो ना अगला क्वेश्चन होगा एकदम सेम ऐसे ही। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन देखो, जीरो नहीं ऑप्शन। भाई 30 साल की वर्जिन फीमेल है, 10 साल में प्यूबर्टी एंड की है, और उसने कितना ओवा रिलीज किया, ऑप्शन में जीरो नहीं है। अब क्या बोलोगे? मतलब अब हम उसकी भावनाओं को समझेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, उसकी भावनाओं को समझेंगे। ओहो अच्छा, ये पूछना चाह रहा है सेकेंडरी साइड, लेकिन लिख दिया ओवा, क्वेश्चन छोड़ मत देना। तो इस ओवा को आप सेकेंडरी साइड मान के सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो, तो सॉल्व करो। क्या रे बात, सॉल्व हो जाएगा? नो सर। वाह ठीक। 240 है। देखो रे बात, सीखो इधर, माइक ऑन करो। ये इसको क्या बोले मानने के लिए हम? सेकेंडरी साइड। एक महीना में कितना सेकेंडरी साइट? एक। एक। उम्र कितना है उसका अभी? 30 साल। प्यूबर्टी कब अटेंड की थी? 10 साल में। 10 साल। अब तक उसने कितना रिप्रोडक्टिव एज निकाल लिया? 20 साल उसने रिप्रोडक्टिव एज निकाला। हर साल में कितना महीना? 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? यानी कि अब तक उसने 240 सेकेंडरी साइट रिलीज की है। समझ में आया? अगर 240 ऑप्शन में नहीं रहता, 242 होता तो 242 बढ़ता, मतलब आसपास वाला फ्लक्चुएशन होता है ना हार्मोन का, तो जो करीब वाला ऑप्शन होगा वो मार के बढ़ेंगे आगे। चलो, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन दिखा जहां ऑप्शन सेकेंडरी साइड वाला है लेकिन लिखा ओवा है। इसका उल्टा भी होता है, ऑप्शन होगा ओवा वाला लेकिन लिखा होगा सेकेंडरी साइड वाला। समझ में? ऐसा भी होता है। चलो, अब इस मीटिंग का 1 मिनट बचा है, आप क्या करो, अगला जो 2 क्वेश्चन है वो आप करो, अगली मीटिंग में हम आपसे वो दोनों डिस्कस करते हैं, और फिर आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ाएंगे। आगे 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन तब तक आप लोग करो, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में। ठीक है?